आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद 22 जून को जो 5 जिले की माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी तफसील बताना, और दूसरा मामला जो है कि जो जन्म दाखिले बनाए गए थे जिसकी एसआईटी इंक्वायरी कर रही थी, अब जो है कारपोरेशन की तरफ से तीनों प्रभाग 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्रभाग अधिकारी की तरफ से जिन लोगों के जन्म दाखिले बने थे उनको डायरेक्ट तुम्हारा जन्म दाखिला रद्द कर दिया जा रहा है, ऐसी नोटिस देकर, आदेश देकर उनका जन्म दाखिला 7 दिन के अंदर जमा करने का आदेश सब तरफ दिया जा रहा है। बात सही है कि ये तरीका ही कारपोरेशन का बिल्कुल गलत है। सरकार ने एक जीआर निकाली कि गलत जन्म दाखिले जो बने हैं उसको रद्द किए जाएं। अगर 3000 जन्म दाखिले आज रद्द किए जा रहे हैं मालेगांव में, तो कारपोरेशन का जब प्रभाग अधिकारी से पूछा गया कि यार तुमको कौन आदेश दिया, तो उनका यह बोलना है कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर ने हमें आदेश दिया कि नायब तहसीलदार के बनाए हुए जन्म दाखिले उनको अधिकार नहीं था, इसलिए रद्द कर दिए जाए। किसी भी डॉक्यूमेंट सरकारी बन जाने के बाद ये तरीका कभी हो ही नहीं सकता कि नायब तहसीलदार को अथॉरिटी देने का काम आवाम ने, जन्म दाखिला बनाने वालों ने नहीं दिया था, उसको तहसीलदार ने अथॉरिटी दी थी कि वो आदेश निकाले। जब तहसीलदार ने उसको अथॉरिटी दी थी तो जन्म दाखिले बनाने वालों की कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर इनको जन्म दाखिला कारपोरेशन को रद्द भी करना था तो जो अरीजादार थे उनके डॉक्यूमेंट मंगवाना थे, वो डॉक्यूमेंट चेक करना थे। अगर प्रोसेस बराबर है, उनके सबमिट हुए डॉक्यूमेंट बराबर है, तो जन्म दाखिला रद्द करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जन्म दाखिला रद्द करने से शहर में कई तरह की दुश्वारी पैदा हो रही है। जिन लोगों ने जन्म दाखिला आदेश से जन्म दाखिला लिया था और स्कूल में एडमिशन लिया, अब स्कूल वाले उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जन्म दाखिला रद्द हो गया, अगर जून तक तुम जन्म दाखिला हमको स्कूल शुरू होने तक नहीं लाए तो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन स्कूल से रद्द कर दिया जाएगा। इसमें कहीं से अरीजादार या वो बच्चे की कोई गलती नहीं है, मगर उसके बाद भी इस तरीके से जन्म दाखिला रद्द कारपोरेशन की तरफ से किया जा रहा है। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब और तमाम ही जिम्मेदार यहाँ बैठे, हमने ये तय किया कि इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो जीआर आया, जो जिला अधिकारी का लेटर आया, जो तहसील का लेटर आया, और उसके बाद कारपोरेशन, मैं हमेशा बोलता कि सारी नोटिस सब कुछ कारपोरेशन की तरफ से ही निकलता है। कारपोरेशन जो तरीके से रद्द कर रही है वो तरीका सही नहीं है। हम ये आदेश रद्द करने वाला गवर्नमेंट का जीआर, ये सबको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे ताकि इंसाफ मिले, क्योंकि एक तो ये होता है कि नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, उसके बाद प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैलाया जाता है। ये बीजेपी की ऑफिशियल साइट पे मुख्यमंत्री के फोटो के साथ ऐसा दिया गया कि ये डर अच्छा है, मालेगांवात 2979 जन्म प्रमाण पत्र रद्द, अवैध बांग्लादेशियांना शोधून काढून भारताबाहेर हाकलणार। कोई चार्जशीट में, दोनों चार्जशीट में एक भी बांग्लादेशी पुलिस ने कहीं पे साबित नहीं कर पाई। ये जन्म दाखिले जो रद्द हुए, ये खुद बोलते कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने जो जन्म दाखिले दिए हैं उसको पावर नहीं था, इसलिए रद्द हो रहे। गलती सरकार की, गलती सरकार में बैठे हुए ऑफिसरान की, और जन्म दाखिला एक आम आदमी का रद्द हो रहा, और उसपे बीजेपी जो है उसको गलत एंगल से ऐसा बता रही है कि ये सब बांग्लादेशी है। और जिस तरीके से जन्म दाखिला एसआईटी, उसके बाद ईडी, अभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आए, वो चेक करके गए कारपोरेशन में, उस चार्जशीट फाइल होने के बाद जो तवाब है उसका ट्रांसफर चार्जशीट फाइल होने के बाद लिया गया। तो ये सारी चीजें जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी देखी और समझ रही है, हम जो लोग जेल में हैं उनकी जामीन की कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे वकील यहाँ बैठे हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये
एकदम उसको घुमा दे रहे हैं, पूरे मामलात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि यहाँ बांग्लादेशी है और ये जन्म दाखिला जो रद्द हुआ ये बांग्लादेशियों का है, और सरकार ही उनके आदेश में बोलती है कि नायब तहसीलदार जो है वो गलत है। तो इस तरीके से अगर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम हाईकोर्ट में ये पूरे जन्म दाखिले रद्द करने वालों को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, और जिन लोगों का मालेगांव शहर में जन्म दाखिला रद्द होने की नोटिस मिल रही है वो तमाम ही लोग आगरा रोड पर जो आसिफ शेख रशीद साहब चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑफिस है और समाजवादी की ऑफिस, वहां अपनी अपनी नोटिस लाकर जमा करें। हम उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों को पता है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो उद्देश्य है, जो बुनियाद हमने रखी थी, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर जो मुसलमानों को परेशान करने का काम मालेगांव में किया जा रहा है, एसआईटी की स्थापना की गई। उसी वक्त तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की भी स्थापना हमने किया उनके विरोध में। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये फैसला किया है, ये निर्णय लिया है कि 22 जून को उत्तर महाराष्ट्र के 5 जिले नासिक रेंज के 22 जून को माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अहमदनगर, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव यहाँ के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्र के लोगों को उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इनवाइट कर रहे हैं। और मालेगांव शहर के अंदर 22 जून को वो कॉन्फ्रेंस होगी। नेशनल हाईवे नंबर 3 बोस्तान रिसोर्ट रॉयल होटल के पीछे, रॉयल कॉलेज के पास, ये वहां पर होगी। उसका समय जो होगा वो दोपहर 4 बजे से रात 10 बजे तक वो कॉन्फ्रेंस चलेगी। और हमारे उस कॉन्फ्रेंस के तैयारी के लिए 5 जिले के अंदर हमारे 10 टीमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तालुका में जाकर वहां के सामाजिक, धार्मिक और राजकीय लोगों से चर्चा कर रही है और उनको यहाँ पर बुलाने का काम कर रही है, दावत दे रही है। हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस लेने का जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल एकदम साफ है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जो अत्याचार विशेष एक समाज पर किया जा रहा है, विशेष एक धर्म पर किया जा रहा है, हम कायदे की चौकट में, कायदे के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर किस तरीके से केंद्र सरकार के बनाए हुए काले कानून और राज्य सरकार के काले कानून के खिलाफ किस तरीके से हम लोग उत्तर दे सकते, हम लोग उसका डिफेंस कर सकते, इस संदर्भ में, इस उद्देश्य से वो कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके जो हमारे टॉपिक हो गए, जो इशू हो गए, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी केंद्र सरकार ने पारित किया, देश के कोई भी मुस्लिम समाज को वो बिल, वो कायदा मंजूर नहीं है, क्योंकि धर्म के अंदर इंटरफेयर करना ये संविधान ने अधिकार किसको नहीं दिया। इसके लिए वो जो कायदा बना है, जो कानून बना है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके मंथन करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम पहले से कैसे तैयार रहे, क्योंकि सरकार की नियत वक्फ प्रॉपर्टी पर, इसके लिए हम पहले से कैसे तैयार रहे, इसके लिए उसका एक पहला टॉपिक होगा। नंबर 2, दूसरा होगा बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर पहला एसआईटी महाराष्ट्र में मालेगांव शहर में बनाई गई। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं मिला, लेकिन इसी पैटर्न को आगे ले जाते हुए जलगांव के अंदर उन्होंने केसेस किया इसी नाम पर, परभनी के अंदर गए, सिल्लोड़ में गए, अमरावती के अंदर गए, अनेक शहरों के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार से एक पत्र देकर विनती करते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्या है, यहाँ पाकिस्तानी है, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एसआईटी बन जाती। चौकसी में अगर कुछ पुरावे होंगे तो हमको भी बता दो। अगर कोई बांग्लादेशी होगा, कोई रोहिंग्या होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। हम भी चाहेंगे देश को, जो देश के वो देश में जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक विशेष समाज को परेशान करना है, तो उसके लिए भी हम लोग मंथन करेंगे और कायदे की चौकट के अंदर रहकर हम लोग मंथन करके उसको भी कैसे डिफेंस करे, कैसे वो लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नंबर 3, विशेष एक समाज के धर्म स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसा हो, ईदगाह हो या मस्जिद हो, कब्रिस्तान, विशेष कहीं ना कहीं हमको बातमी देखने को मिलती या पढ़ने को मिलती। बुलडोजर नासिक के अंदर दरगाह पे चला दिया गया, बांधकाम परमिशन नहीं है, अनधिकृत है, नोटिस देना, समय नहीं देना, बुलडोजर लगा के तोड़ देना। ऐसा हमको शंका है कि ये भविष्य में भी कर सकते हैं। इसके लिए टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट इंजीनियर को हम बुलाकर वहां पर ये मंथन करेंगे कि ये कायदेशीर उत्तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर किस तरीके से हम लोग लड़ाई ये लड़ सकते हैं, इसके लिए भी मंथन होगा। नंबर 4, हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है अजान के लिए, लेकिन उसके बाद भी कभी मुंबई में, कभी दूसरे शहरों में अजान पे पाबंदी, सुबह की अजान बंद करो, शाम की अजान बंद करो, इस तरीके का विशेष एक टारगेट किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम जो मंथन करने जा रहे हैं 22 जून को, उसके अंदर भी इसके ऊपर मंथन होगा। कायदेशीर किस तरीके से परवानगी लेकर, परमिशन लेकर, किस तरीके से हम सरकार की पार्टी जो भाजपा इस तरीके के मुद्दे उठाती है, कैसे उसका उत्तर दे, इसके लिए भी मंथन हमारा अपना होगा। और ऐसे 5 मुद्दे के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हम लोग ले रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हम ले रहे हैं, वहां पर कोई बड़ी सभा नहीं होगी, 1000 लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं और पुलिस की परवानगी हम लेंगे। हम तो विनती करते हैं कि सरकार ने अपने प्रतिनिधि को भी भेजना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस में, या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ने भी उपस्थित रहना चाहिए कि हमारा क्या मंथन हो रहा है। हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, उस हिसाब से हम कॉन्फ्रेंस ले रहे, मंथन करेंगे और कायदेशीर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए इसके जो स्पीकर होंगे, जो इसके अंदर सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो अकरमुल जब्बार खान साहब है, जो रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर है, और वो आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हुए और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के अंदर उन्होंने काम किया है, वो भी उसके अंदर मार्गदर्शन करेंगे। उसके अंदर डॉक्टर इरफान अजमेरी साहब है, जो मुंबई से आएंगे, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर, कायदे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद एडवोकेट अलहाज अब्दुल अजीम खान साहब, जो हमारे मालेगांव के हैं, सीनियर वकील, वो भी जो ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जन्म दाखिला, मृत्यु दाखिले का जो चर्चा है, जो और शहरों के अंदर ये फैल रहा है, जैसे जलगांव तक गया, तो उसके ऊपर अपना मंथन करेंगे। और प्रोफेसर अकील अहमद एमी, जो मालेगांव के यार पूना कॉलेज के अंदर वो लेक्चर देते हैं वहां पर, और वहां पर अच्छी प्रैक्टिस है, जो वो भी बांधकाम परवानगी वगैरह के संदर्भों में कायदेशीर चर्चा करेंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट के ऊपर भी चर्चा उसके अंदर होने वाली है। सिराज शेख साहब है, वो भी आर्किटेक्ट है, पूना से आ रहे, और औरंगाबाद से भी एडवोकेट शेख वो भी आ रहे हैं। इस तरीके से शाकिर शेख
जो पूना के है वो अजान और लाउड स्पीकर, ऐसे हमारे वक्ता जो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर मार्गदर्शन करेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट, मस्जिद का ऑडिट, मदरसे का ऑडिट, अकाउंट, इसके ऊपर भी हमारा मंथन होगा। क्योंकि अभी हमने देखा मनमाड़ के अंदर, अरे अब तो हमको तुम इससे रोकेंगे कि मस्जिद में हमने देनगी देना नहीं देना। मनमाड़ के अंदर एक हुआ, एक ने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया मस्जिद की तामीरी काम के लिए, एक व्यक्ति ने ऑनलाइन, अरे एटीएस आ गई, एटीएस आ गई, एफआईआर कर दी। तो अब हमको ऐसा लगा कि सरकार की नीयत खराब है, इसके लिए हमको मंथन करना चाहिए। तो इसके लिए सैयद शहजाद हुसैन जो सीए यहाँ के और वक्फ बोर्ड में भी काम करते, तो वो भी उसके अंदर हमको मार्गदर्शन करेंगे। और बाकी मालेगांव शहर के हमारे इसके अंदर मेहमान रहेंगे, और डॉक्टर मकसूद अहमद खान जो सीओ ऑल इंडिया हज कमेटी के माजी अध्यक्ष सीओ थे, वो भी आने वाले हैं। आपदा इनामदार आजम कैंपस के रूरवा है, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आने वाले हैं। सलीम अहमद मुल्ला साहब जो पूना से आने वाले हैं, मोहम्मद फरीद साहब जो है वो पूना से आने वाले हैं, और मालेगांव से हमने कारी जैनुल अब्दीन साहब और अलहाज मोहम्मद हारून आशिक अली साहब, ये दो लोगों को भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेहमान बुलाया है। और बाकी और लोगों की फहरिस्त इसके अंदर हम लोग फाइनल करके आप लोगों के बीच में रखेंगे। बहरहाल हमारा मकसद यही है कॉन्फ्रेंस का कि जो सरकार की नीयत है, सरकार ने संविधान से चलना चाहिए, सबके साथ न्याय करना चाहिए, हर धर्म हर समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो इंसाफ हमको नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए ये महाराष्ट्र की पहली सबसे बड़ी इन 5 मुद्दों के ऊपर 22 जून को कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आप मीडिया के साथियों से भी, चाहे वो मराठी मीडिया हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या यूट्यूबर हो, सभी लोगों को दावत देता हूं कि आप लोग भी उसके अंदर शरीक रहे और हमारी मंथन को देखे और देश को बताए, महाराष्ट्र को बताए और सरकार को बताए कि ये मंथन किस हिसाब से हमारा चल रहा है। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद ये 2 टॉपिक पर जो मुस्तकीम भाई ने आपको बताया कि हम हाईकोर्ट जाने वाले हैं, और ये मुद्दे के ऊपर हमारी प्रोग्राम तय हो चुका है, इसके लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई। रेडी। छावनी पुलिस स्टेशन के जो दोनों सीआर थे, सीआर नंबर 40 और सीआर नंबर 51, दोनों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद जब हमने उसका मुतायला किया, दोनों चार्जशीट में एक भी ऐसा सिंगल एविडेंस नहीं है कि जो लोग पकड़े गए हैं या जो एजेंट है या जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है या कोई बांग्लादेशी है, ऐसा चार्जशीट में कहीं भी नहीं है। 18 मार्च को अब्दुल तव्वाब को 51 नंबर सीआर में अरेस्ट किया जाता है। तकरीबन 10 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। नायब तहसीलदार तभी फरार है, लेकिन तहसील ऑफिस के भी 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनको जैसे ही एमसीआर हुआ फौरन दूसरे गुना में उनका ट्रांसफर लिया गया, लेकिन अब्दुल तव्वाब को सीआर नंबर 40 में ट्रांसफर उस वक्त नहीं लिया गया जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। ऐसा है कि अब आरोपी की तरफ से जामीन अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाएगी, तो जानबूझकर तकरीबन 2 महीने के बाद अब्दुल तव्वाब को अरेस्ट किया गया। और जो अरेस्ट करने के रीज़न बताए गए कि जो दोनों औरतें जेल में बंद है, उनके जो दाखिला बनाया गया है उसमें अब्दुल तव्वाब इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले 40 नंबर सीआर में दोनों औरतों को सैयद साजिद के साथ अरेस्ट किया गया था। जब उनको पुलिस को उसी वक्त ये पता चल गया था कि इसमें अब्दुल तव्वाब इन्वॉल्व है, तो जानबूझकर उसको 28 मार्च के बाद ट्रांसफर नहीं लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस भी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। जिला अधिकारी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि नायब तहसीलदार को जन्म या मौत का दाखिला इशू करने का कोई अधिकार नहीं है। आप पावर डेलीगेट करते हैं, पावर जब तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को दिया तो ऐसा नहीं है कि ओरली बोल दिया है, आदेश जो है वो पेपर पे दिया जाता है, उसकी कॉपी प्रांत को जिला अधिकारी को रवाना किया जाता है। लेकिन वो नोटिफिकेशन में सिंपल एक लिख कर दे दिया गया है कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं है, इसलिए 15 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी दाखिले बनाए गए हैं
चाहे वो जन्म के हो या मौत के हो, वो रद्द किए जाते हैं। जैसे अभी मुस्तकीम भाई ने बताया, आसिफ साहब ने कल हमने मीटिंग करके ये तय किया है कि जिन लोगों के भी दाखिले रद्द करने की नोटिस प्रभाग अधिकारी ने इशू किया है, उनको हम हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। इसलिए हम शहरियान के जिनके दाखिले रद्द होने की नोटिस मिल चुकी है, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि 1 जून तक वो अपने दाखिले और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, चाहे आसिफ साहब की ऑफिस में हो या समाजवादी की ऑफिस में हो, वो जमा करवाए, ताकि हम 3 या 4 जून के बाद तमाम पेपर ले आकर हम हाईकोर्ट में सीनियर वकील को लगाकर इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि 9 जून को जब हाईकोर्ट ओपनिंग होंगी तो हम पहले ही दिन रिट पिटीशन फाइल कर दें। 2979 दाखिले जो मनसूख किए गए, बच्चों कितने हैं जो स्कूल में दाखिले? ये फिगर तो अभी नहीं है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से जिस हिसाब से फोन कर रहे हैं कि स्कूल वाले बोल रहे हैं, और बात यह है कि वो एक अंदाज तो अभी नहीं बता सकते, अब जब लोग ला के देंगे नोटिस तो उसमें समझेगा। दूसरा मामला ऐसा है कि तहसीलदार और कारपोरेशन के बीच की लड़ाई में भी ये लोग आवाम को पीस दे रहे हैं। अभी जो दोबारा नोटिस देने का काम शुरू हुआ एसआईटी की, एसआईटी अपनी कुछ 3400 लोगों की इंक्वायरी करीब करीब कर चुकी है, ऐसी एक मालूमात है जनरल। उसके बाद 1000 लोगों के मामला ऐसे हैं जो बोलते हैं कि तहसीलदार ने आदेश दिया, वो आदेश कारपोरेशन में आया, आदेश कारपोरेशन में आने के बाद जन्म दाखिला इशू कारपोरेशन ने की। तहसीलदार का ये बोलना है कि वो आदेश बोगस है, मेरी साइन नहीं है, सिक्का बोगस है। कारपोरेशन वालों का बोलना है कि हमारे पास आदेश आया, यानी हमने इशू नहीं करे। तहसीलदार का बोलना है कि हमने आदेश इशू नहीं करे। कारपोरेशन का बोलना है कि आदेश आया है इसलिए हमने इशू किए। अब ये दो लोगों की बात एकदम सीधी सी, जिसको सरकार का एक आम आदमी बोलेगा कि ये आदेश है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लो, ओपिनियन ले लो कि तहसीलदार की साइन है कि नहीं है, सिक्का है कि नहीं है, खत्म हो जाती बात। वो 1000 लोगों को नोटिस दी जा रही है, और वो नोटिस के बाद सिर्फ उनके पेपर अभी नहीं ले रहे, उनके घर में बच्चे के आधार दो, उनके जन्म दाखिले दो, माँ बाप के दो, इतना हैरान करके रखे हैं एसआईटी की तरफ से। और मामला तो यानी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है कि उसको ओपिनियन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ले ले। कोई 1000 आदेश कोई साइन कर सकता तहसीलदार की, ये मुमकिन ही नहीं है। वो साइन दिख रही है, सब बराबर है, मगर उसके बाद भी सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करना, यहाँ के लोगों को परेशान करना। मैं ये बात दावे से बोलता कि अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज जो लोग जेल में बंद है वो तादाद कहीं की कहीं होती। ये तो हंसी और मजाक वाली बात है कि हिंदू महासम्मेलन होता है और हिंदू को सुरक्षा में लेने के लिए होता है। तो हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र के अंदर है, और अगर हिंदू गैर महफूज है या वो सुरक्षित नहीं है तो ये तो हिंदू संगठनों को विचार करने और मंथन करने की जरूरत है कि अब कौन सी सरकार चलेगी ये देश के अंदर। वो मोर्चा निकालते, सरकार उनकी और मोर्चा वो निकालते। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये देश संविधान से चलेगा। इस संविधान ने सभी धर्म, सभी समाज को जो अधिकार दिए हैं, जो इक्वल अधिकार है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार ना हो। बस इसके लिए जो गलत सरकार कायदे बना रही है, कानून बना रही है और दबाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई सुरक्षा देने का काम नहीं, हम इतने बड़े लोग नहीं है कि सुरक्षा दे। सुरक्षा तो सरकार की सुरक्षा में हम है यहाँ, लेकिन जो भेदभाव हो रहा संविधान के अंदर, बस उसके लिए मंथन हम कर रहे हैं। संविधान की आप बात कर रहे हैं, तो संविधान के दायरे में रहते हुए ये सारे दाखिले चेक किए जा रहे हैं। दायरे वो दाखिलों में जो गलतियां निकल रही है उसकी वजह से लोगों को बुलाया जा रहा है और दाखिले रद्द किए जा रहे हैं। ऑफिसरों को ये कहना है कि हम हमारे राइट वे पे थे, हम सही है कि भाई ये सारी चीजें सही है उसको, और उसी वजह से आपको अभी तक की जमानत किसी भी इसमें नहीं मिली है। देखिए, बात ऐसी है, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप पहला एसआईटी का ऑर्डर पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि किरीट सुमैया
इनकी जो तकरार है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एसआईटी की स्थापना हुई। दोनों चार्जशीट आ गई, वकील साहब बैठे, दोनों चार्जशीट के अंदर एसआईटी ने जो दाखिल किया कोर्ट में, उसमें एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। चार्जशीट हो गई ना, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, नहीं मिला। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ईडी के लोग यहां थे, जहां बैठने के लिए घर नहीं है, जो व्यक्ति का 10 बाय 15 का कमरा है, वहां ईडी रेड कर। अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले जनगणना विभाग केंद्र सरकार की प्रमुख डांगे मैडम, जो मेरी मालूमात है, जो डांगे मैडम है, जो पूरे देश की प्रमुख जनगणना विभाग की, वो 3 टीम लेकर मालेगांव आते हैं और प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 वहां बैठकर इंक्वायरी करते हैं। और उसमें मैंने सुना हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य उनका क्या है? ये बहुत सीरियस मैटर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चार्जशीट ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब चार्जशीट भी फाइल हो गई और जो मुस्तकीम भाई और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने, हमने जो बैठकर जो फैसला लिया है कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि जिन लोगों को नोटिस मिल रही है जन्म दाखिला रद्द करने की, वो नोटिस की जेरॉक्स हमारी ऑफिसों पर लाकर दे। हम जब हाईकोर्ट खुलेगी तो ये तमाम ही चीजों को सामने रखकर सीनियर वकील हाईकोर्ट के लगा के एक रिट पिटीशन सरकार के विरुद्ध, एसआईटी के विरुद्ध दाखिल करेगी। मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले ये सवाल है कि जो धाराएं लगाई है जो कानून अंदर, क्या वो नॉन अवेलेबल है, क्या उनकी जमानत नहीं हो सकती? जो सेक्शन पुलिस ने लगाई है वो नॉन अवेलेबल है। पुलिस चाहती है तो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 15 है उसके अंदर भी ऐसा है कि जो अगर गलत दाखिले बने हैं, गलत डॉक्यूमेंट दाखिल करके, तो उसके अंदर वो दाखिले कैंसिल करके उनको फाइन भर के वो किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जो सेक्शन लगाई है सब नॉन अवेलेबल है। नहीं, तो उनको जमानत, यानी जैसा कहा जाता है कि किसी ने कत्ल कर दिया उसको 3 महीने के अंदर जमानत दो। जी। और जबकि चार्जशीट में ये क्लियर कहा गया है कि बांग्लादेश, रोहिंग्या वगैरह नहीं, तो फिर जमानत में दिक्कत कहाँ? देखिए, अभी तक जो जमानत पहले रद्द हुई, जिन लोगों की भी दाखिल की गई थी, तो यहाँ पर कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे मालेगांव शहर में अभी एसआईटी है, एसआईटी को गवर्नमेंट ने 6 महीने का वक्त दिया था, वो वक्त भी पूरा नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। चार्जशीट आने के बाद हम जमानत जो है दाखिल करने वाले थे, लेकिन ऐसा है कि जो जजेस है यहाँ सेशन, उनके ट्रांसफर हुए, तो जजेस लोग, कई लोग छुट्टियों पर है, इसकी वजह से हमें अभी तक हमारी जमानत दाखिल नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन में हमारी जमानत दाखिल हो जाएगी। और जैसे आपने सवाल किया है कि जैसे मर्डर केस में, अगर आपने अभी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में पूजा खेड़कर, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि आईएएस के, उसने आईएएस के जो एग्जाम पास की उसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट यूज की थी वो बोगस है, उसको सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछता है कि इसने कोई ऐसा कोई मर्डर नहीं की कि इसकी जमानत नहीं देना चाहिए। अगर हम देखें कि मालेगांव शहर में जितने भी लोग जेल में अभी जन्म दाखिले के मामले में बंद है, उनका मामला और पूजा खेड़कर का मामला देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। उसमें साफ नजर आता है कि उसने वो डॉक्यूमेंट यूज करके बेनिफिट उठाई है। हमारे शहर में जो लोग बंद हुए जन्म दाखिले में, उनका तो ऐसा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, उनको जो प्रोसीजर नहीं मालूम, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने तहसीलदार के पास दाखिल किया है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ नाम कम ज्यादा है तो सिर्फ वो गलती जो उनकी नहीं है उसके बावजूद उनको जबरदस्ती अंदर बंद किया गया है। करेंगे ना, अब इंशाल्लाह जब हम बेल दाखिल करेंगे ना, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ अगर कोई बोगस डॉक्यूमेंट बना, जो सरकार एक सादे एप्लीकेशन पर, माजी खासदार किरीट सुमैया के सादी एप्लीकेशन के ऊपर जो झूठा आरोप था, वो एप्लीकेशन के ऊपर एसआईटी बना देती है, तो वो सरकार के पास क्या उम्मीद हमने रखना चाहिए। लेकिन वो हमारे राज्य की सरकार है। हमारा 22 तारीख को जो मंथन है, जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर जो डिसीजन हमारे होंगे
उसके बाद हम सरकारों तक जाएंगे। मामला जो है वोट जिहाद से शुरू हुआ मालेगांव से। पहले इल्जाम लगाया वोट जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, सर्टिफिकेट का भी मामला है। लेकिन जिनको मालेगांव शहर में चुन किया, ऐसे नुमाइंदे जो है मालेगांव शहर के वो खामोश नजर आ रहे, कोई भी उस पर बोल नहीं रहा या कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ये तो मेरा तो ये बोलना है कि वो रोड और गटर के रास्ते जब जाते हैं उसी वक्त उनसे पूछ लो ये सब, ऐसे तो वो बुलाएंगे नहीं कभी। ये सवाल तो उनसे पूछने वाला है। सच बात ये है कि वोट जिहाद का जो नैरेटिव मालेगांव के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया, हम यानी मैं तो मानता हूं कि हम साथ में थे, हम ठगे गए ताई के चक्कर में, और मुझे लगता है आसिफ भाई भी ठगे गए। तो हम तो ठगे गए, पूरा गांव ठगा गया। मुसीबत आने पर ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना मौजूदा एमएलए किसी भी किस्म की कोई मदद, कोई कानूनी कार्रवाई में किसी की मदद, यहाँ तक के जो ख्वातीन बंद हैं उनके घर पर हाल भी पूछने के लिए शहर का मौजूदा एमएलए जो जिम्मेदार है वो उनका हाल भी पूछने नहीं गया कि किस हाल में वो औरतों के घर के लोग हैं। नहीं, ये 5 जिले के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संगठना हमारे प्रमुख लोगों की हमारी मंथन बैठक है। उसमें सरकार को आज बुला के कोई हमारा फायदा नहीं है। हम चाहते कि पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार नोंद लेने के लिए वहां पे उपस्थित रहे। अगर वो समाज को, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है, आप भी अल्पसंख्यक में, हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो जरूर हमारे साथ आइए, डिफेंस कमेटी आपका भी लड़ेगी। ओके।